नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं या उसके व्यक्तित्व के विकास की जो न्यूनतम शर्तें हैं उसको पूरा करना ही मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, इसलिए जो है कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो सार्वभौमिक होती हैं और वो पूरा किया जा सकता है। मौलिक अधिकार के बारे में कहाँ कहाँ जो है भारतीय संविधान के पहले भी बनने से पहले भी उल्लेख हुआ, कब कब हुआ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार का पहला जो उल्लेख मिलता है वो 1895 के स्वराज विधेयक यानी जो है स्वराज विधेयक में मिलता है। अब स्वराज विधेयक में मौलिक अधिकार के बारे में पहला उल्लेख मिलता है। अब इसके बाद जितने भी नेता थे हमारे यहाँ संविधान के, वो इसके संदर्भ में चाहते थे कि लोगों की स्वतंत्रता के लिए उनके अधिकार दिए जाएं, उनके जो है अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। और इसी के लिए जो है हमने स्वराज विधेयक में तो देखा ही, साथ में आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इसके संदर्भ में आवाज उठाई और मौलिक अधिकार की मांग की। जब महात्मा गांधी गए तो उन्होंने मौलिक अधिकार की मांग की। दूसरा, आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू ने भी इसके संदर्भ में आवाज उठाई और उन्होंने भी अपने नेहरू रिपोर्ट में इसकी चर्चा की है कि मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही एक नाम आपने सुना होगा, तेज बहादुर सप्रू। 1945 में उन्होंने इसके लिए वकालत की थी कि हाँ, लोगों के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। इसी तरह से अन्य नेता भी जो है जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी चाहते थे कि लोगों के अधिकार मिलता रहे। तो इस तरह से मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जो उनके यानी स्वतंत्रता के लिए जो याचिकाएं जारी की जाती हैं, यानी ये क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। अधिकांशतः इसके जो है नकारात्मक अवधारणा है। अब नींव ये हम कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार, आज हम लोग पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जैसे कहा जाता है कि समता का अधिकार, दूसरा कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा कहते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे जो परीक्षा में पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि 7। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। वर्तमान में कितने हैं, तो आपको कहना है 6। अब पूछा जाएगा ये कौन नहीं है, तो आप जानते हैं कि जो है अनुच्छेद 31 और 19 में जो है संपत्ति का अधिकार दिया है और ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, यानी इसको निरसित कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, तो वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार ये आपका भाग 3 में है। किस भाग में है? भाग 3। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब मौलिक अधिकार अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स यानी वहां पे कहा गया है। हमारे यहाँ मौलिक अधिकार का ज्यादा महत्व है, ये आप भी जानते हैं। तो मौलिक अधिकार में
हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारे यहाँ दिया गया है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ये अत्यांतिक नहीं है, इसकी भी एक सीमा है। कई मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, अनुच्छेद जो है 19 को आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 यानी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा? राज्य। तो राज्य को परिभाषित किया गया है, पहले भी राज्य को परिभाषित किया गया। आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा। कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। पॉलिटिक्स के जो है यानी पॉलिटिकल साइंस के जो जनक हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक रूप इसको दिया, वो अरस्तु माने जाते हैं। उन्होंने राज्य के अंतर्गत बताया कि निश्चित भूभाग हो, एक। दूसरा इन्होंने कहा सरकार हो, जनसंख्या हो और संप्रभुता हो। अगर ये है संप्रभुता तब वो राज्य माना जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो राज्य के अंतर्गत जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, ये सब क्या है? ये राज्य के ही अंग हैं, यानी ये राज्य से जो है करते हैं। अब पूछा जाता है कि राज्य के अंतर्गत ये आते हैं तो इनको राज्य माना जाए। कौन कौन राज्य के अंतर्गत, जो अभी राज्य के अंतर्गत नहीं माना जा रहा है? राज्य के अंतर्गत जो नहीं माना जा रहा है उसमें आपका एनटीए है, एनटीए। और कहा गया है कि कोई व्यक्ति कोई मतलब प्राइवेट बैंक खोल लेता है तो वो भी राज्य का अंग नहीं माना जाना चाहिए, ये भी इनका कहना है। तो एनटीए नहीं है। एक CSIR नाम सुने होंगे, ये भी आपके राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह से एनटीए हो गया, CSIR हो गया। वैसे तो जो है ICICI भी नहीं माना गया जो बैंक है। उसके बाद एक नाम आपने और सुना होगा CSIR, एक आपने नाम सुना होगा NCERT, ये भी आपके राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कोई ऐसी संस्था है जो संविधिक या गैर संवैधानिक है, किसी चीज को लेके यानी उसको गठित किया गया है वो देश की पूर्ति के लिए, तो वो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और ये सारी चीजें आई हैं। लेकिन एनटीए जो आपका एक पेपर कराता है यूजीसी का, वो आपके राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे CSIR है, ये भी नहीं आता। NCERT है, ये भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। तो अनुच्छेद 12 हो गया। अब अनुच्छेद 12 के बाद हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जो है कहा जाता है कि हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के यानी सुना है, यानी क्या है, ये कानून में यदि कोई दिक्कत होता है राज्य के खिलाफ तो उसको जो है सुधार करते हैं और लागू भी कराते हैं। अब विधि की परिभाषा इसमें दी गई। किसकी परिभाषा? विधि। यानी अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है। विधि के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे पहला कहा गया
देखिए आवाज पे ध्यान दीजिएगा और इसको आप सुनते रहिएगा। तो विधि यानी कहा गया है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान के लागू होने के पूर्व की विधियां, यानी संविधान के लागू होने के पूर्व की विधि। अब पूर्व की विधि को कैसे, यदि जो है हमारी सरकार या हमारी संसद या मान लीजिए किसी कोई ऐसा कानून जो संविधान के लागू होने के पूर्व बनी हुई है और संविधान बनने के बाद यदि उससे असंगत है तो वो चीजें हम क्या करेंगे, उसको हम निकाल देंगे। यानी वो जो है वो इस विधि के अंतर्गत नहीं आएगा जो संविधान लागू होने के समय संविधान से असंगत है। तो इसे कहते हैं पूर्व विधि यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान लागू होने की पूर्व की विधि। तो ये जो है आपके फर्स्ट में आता है। सेकंड में कहा गया है कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान लागू होने के बाद की विधि, संविधान लागू होने के बाद की विधि। अब संविधान लागू होने के बाद की विधि यानी कुछ ऐसी विधियां जो संसद, जब हमारा संविधान लागू हो गया, यानी आप कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई कानून बनाया जाता है संसद के द्वारा और वो संविधान से मेल नहीं खाता है, संविधान से असंगत है, तो वो चीजें आप पे लागू नहीं होगा। यानी उसको हमारी जो न्यायपालिका है, देखिए 3 चीजें होती हैं। एक होता है विधायिका, विधायिका का काम है कानून बनाना। दूसरा है विधायिका का काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका है कि कार्यों का क्रियान्वयन करना। क्या करना? क्रियान्वयन करना। और तीसरा जो आपका है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? निगरानी रखती है कि कानून का जो है यानी कहीं उल्लंघन तो नहीं किया गया है कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा, तो वो निगरानी रखती है। तो यहां मैंने पहले कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान लागू होने के पूर्व की विधि। दूसरा हमने कहा कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान लागू होने के बाद की विधि। फिर हमने कहा कि संविधान लागू होने के बाद की विधि यदि वो भी असंगत है तो उसको असंवैधानिक हमारी न्यायपालिका घोषित कर सकती है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो चाहे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो। यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो हमारी न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये दोनों आपको याद हो गया। एक गोलकनाथ बनाम भारत संघ का केस आया था 1967 में, जिसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स ये जो है नीति निर्देशक तत्व से ऊपर है, यानी इसका महत्व ज्यादा है। यानी फंडामेंटल राइट्स का जो है महत्व ज्यादा है। ये गोलकनाथ बनाम भारत संघ के सुब्बा राव इसके वो थे मुख्य न्यायाधीश, यानी इसके जो है अध्यक्ष थे तो के सुब्बा राव। तो सुब्बा राव का आपको याद भी है। तो इसमें ये कहा गया, इसके बाद कहा गया कि जो है एक 24वां संविधान संशोधन भी किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि साधारण विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं है, ये भी कहा गया। इसके बाद आच्छादन का सिद्धांत आया, यानी कोई चीजें अगर वो मान लीजिए व्यवहार में उस समय लागू करना उचित नहीं है तो वो आच्छादित कर दिया जाएगा, यानी ढक लिया जाएगा, शेष कानून आप पे लागू रहेंगे। तो आच्छादन का सिद्धांत। ऐसे त्याग का सिद्धांत, कोई नियम कानून जो संविधान के अनुकूल नहीं है उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो आच्छादन का सिद्धांत हो या त्याग का सिद्धांत हो, ये भी आपके जो है अनुच्छेद 13। और ये भी कहा गया कि विधि, तीसरे में विधि कहा गया। विधि का मतलब ये होता है कि कोई भी, चाहे संसद के द्वारा बनाया गया हो चाहे विधानमंडल के द्वारा बनाया गया हो, कोई भी राजलेख जारी किया गया हो, कोई भी अध्यादेश जारी किया गया हो, तो ये सारे चीजें जो है विधि के अंतर्गत आती है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है कि अनुच्छेद 13 में विधि को परिभाषित किया गया है, 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। वैसे आप जानते हैं कि राज्य को जो है, राज्य की
राज्य को जो है भारतीय संविधान में कहीं भी राज्य की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ राज्य को परिभाषित किया गया है कुछ विशिष्ट सूत्रों के आधार पर। तो यहाँ ये चीज़ याद रखना है। चलते चलते 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में है। भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा भाग 3 है ये मैग्ना कार्टा कहा गया है, भारत का ये मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब यह था कि 1215 में ब्रिटेन में जो है कुछ नागरिकों के जो उनके मौलिक अधिकार दिए गए, उनको जो कुछ लिखित रूप में दिए गए, कुछ ऐसे अधिकार दिए गए जिसके वो पात्र थे, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी किसी को जो है स्वतंत्रता के लिए उनकी क्या क्या मानक निर्धारित किए जाएं, वो जो है मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार बच्चों।